आज की इस वीडियो में हम आसियान डिस्कस करेंगे। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने से पहले हम उसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड डिस्कस करने के बाद यानी बैकग्राउंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बना। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि आसियान बना कब, और उसके बाद नेक्स्ट हम इसके मेंबर स्टेट्स देखेंगे कि इसके टोटल मेंबर स्टेट्स कितने हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसके प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव्स कौन से, यानी किन प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड है और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और उसके बाद हम इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इसके फ्लैग को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम सबसे पहले बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। देखिए, बैकग्राउंड में हम वो रीजंस डिस्कस करेंगे जिन रीजंस की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बना। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जब यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के साथ ही कोल्ड वॉर टेंशन स्टार्ट हो गई। और कोल्ड वॉर की जो टेंशन है वो 1960s में अपने पीक पर थी। अब कोल्ड वॉर है क्या, इसका अगर हम बेसिक कंसेप्ट समझे, देखिए कोल्ड वॉर में दो ब्लॉक्स बनी, एक वेस्टर्न ब्लॉक और एक ईस्टर्न ब्लॉक। अब वेस्टर्न ब्लॉक को यूनाइटेड स्टेट लीड कर रहे थे और ईस्टर्न ब्लॉक को सोवियत यूनियन लीड कर रहा था। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि वेस्टर्न ब्लॉक यानी जिसे यूनाइटेड स्टेट लीड कर रहा था वो चाहते थे कि हर स्टेट को एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया जाए, यानी डेमोक्रेसी को फैलाया जाए, चाहे वो यूरोप में हो या एशिया में हो या मिडल ईस्ट में हो, हर जगह डेमोक्रेसी को फैलाया जाए। बट सोवियत यूनियन चाहता था कि कम्युनिज्म को फैलाया जाए। और भी डिफरेंसेस थे इनके, बट बेसिक जो डिफरेंस है वो ये कि वेस्टर्न ब्लॉक चाहते थे कि डेमोक्रेसी को, हर स्टेट को एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया जाए, बट ईस्टर्न ब्लॉक यानी जिसमें सोवियत यूनियन था वो चाहता था कि कम्युनिज्म को फैलाया जाए। अब इस कोल्ड वॉर की जो टेंशन है वो यूरोप में चल रही। अब हम ये देखेंगे कि आखिरकार कोल्ड वॉर का साउथ ईस्ट एशिया के साथ क्या लिंक है। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम देख लें वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक चाहता था कि साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेसी को फैलाया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट बने। बट इसी तरह ईस्टर्न जो ब्लॉक है जिसे सोवियत यूनियन लीड कर रहा था, उसकी ये कोशिश थी कि साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट कम्युनिस्ट बने। अब इस डिफरेंस की वजह से, यानी एक ब्लॉक चाहता था कि डेमोक्रेसी पहले, दूसरा ब्लॉक चाहता था कि कम्युनिज्म को फैलाया जाए, इसकी वजह से इस रीजन में मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए। अब इसका एक एग्जाम्पल देख ले। देखिए, एग्जाम्पल है वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर और कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुपर पावर्स की एक जंग थी। आप इसे कह सकते हैं कि एक प्रॉक्सी वॉर थी सुपर पावर्स की, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन। यानी एक चाहता था कि डेमोक्रेटिक स्टेट बने और दूसरा साइड चाहता था कि कम्युनिस्ट स्टेट बने। अब वियतनाम वॉर की वजह से पूरा रीजन डिस्टेबलाइज्ड हुआ। अब इसके साथ ये भी याद रखिए कि साउथ ईस्ट एशिया में बहुत से स्टेट्स में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, पहला रीजन। दूसरा रीजन एथनिक डिविजन्स थे वहां पर। तीसरा रीजन वहां पर इंसर्जेंसीज थी, डिफरेंट तरह की, मुख्तलिफ तरह की इंसर्जेंसीज थी। फोर्थ आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। यानी आसियान ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले इस रीजन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, एथनिक डिविजन्स थी, इंसर्जेंसीज थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और कोल्ड वॉर के टेंशन ने इन चीज़ों को और बढ़ा दिया। अब इन चीज़ों को देखते हुए आसियान के जो फाउंडिंग मेंबर्स है उन्होंने ये कोशिश की कि एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाए, एक ऐसा फ्रंट बनाया जाए ताकि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जा सके। और दूसरा जो उनका गोल था या दूसरा जो उनका एम था वो ये था कि रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, यानी रीजनल कोऑपरेशन के बढ़ने के साथ कॉन्फ्लिक्ट का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो आसियान ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनका पहला फोकस किस चीज पर था, इस चीज पर था कि कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जाए, जितने भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे उसको कम किया जाए, और पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी है इसको भी कम किया जाए। तो ये पहला फोकस था उनका, और ये पहली रीजन थी जिसकी वजह से इन फाउंडिंग मेंबर्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की कोशिश स्टार्ट कर दी। अब सेकंड रीजन क्या थी? देखिए, सेकंड रीजन अगर आप देख ले, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। देखिए, जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज थी वो मोस्टली कॉलोनाइज थी। अब 1960s में बहुत से कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस अचीव की। इंडिपेंडेंस अचीव करने के बाद उन्हें सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, यानी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस, जैसे अंडर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी डेवलपमेंट नहीं थी वहां पे। दूसरा है लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल था ही नहीं। थर्ड है पॉवर्टी। और भी इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, बट ये मेजर चैलेंजेस। अब इन इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करने के बाद आसियान के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, यानी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम प्रमोट करें किस चीज़ को,
इंट्रा रीजनल ट्रेड को, यानी ट्रेड को प्रमोट किया जाए इस रीजन में। दूसरा, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए। और थर्ड, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को बढ़ाया जाए। अब ये चीजें करने के बाद ही ये रीजन इकोनॉमिकली स्टेबल होगा। तो ये दूसरा रीजन है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का। पहला रीजन हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सेकंड रीजन है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से, क्योंकि वो कॉलोनाइज रह चुके थे, उसकी वजह से उन्हें सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस थे। उन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए आसियान के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उन्होंने ये सजेस्ट किया। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिए कि आसियान अभी तक बना नहीं था, यानी ये जो हम रीजंस डिस्कस कर रहे हैं अभी तक आसियान बना नहीं है। ये हम सिर्फ बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार बनने की रीजंस क्या थी। अब देखिए मिड 1960s में लीडर ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस एंड सिंगापुर, इन सब ने बैठकर बहुत से मीटिंग्स और बहुत सी चीजें डिस्कस। अब उन डिस्कशंस में इनका मेन जो फोकस था वो ये था कि आखिरकार अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बना भी ले तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा और किन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर हम उस ऑर्गेनाइजेशंस को रन करेंगे। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए इन 5 कंट्रीज के लीडर ने बहुत से मीटिंग्स मिड 1960s में। और अब 1967 में 5 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया और उस डॉक्यूमेंट को साइन करने के बाद उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया, आसियान ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया। 5 फॉरेन मिनिस्टर किन किन कंट्रीज से थे, एक इंडोनेशिया से था, दूसरा थाईलैंड, तीसरा फिलीपींस और फोर्थ मलेशिया एंड फिफ्थ सिंगापुर। यानी इन कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसके बाद आसियान एस्टेब्लिश हुआ। तो होप सो यहाँ तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि आखिरकार आसियान के बनने की रीजंस क्या थे। पहला, कोल्ड वॉर की टेंशन, दूसरा, इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब आसियान है क्या? देखिए आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और ये 1967 में बना और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। अब अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें यानी इसके मेंबर स्टेट्स कितने, देखिए इसके 10 मेंबर स्टेट जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई, जेरूसलम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। देखिए ये 10 मेंबर स्टेट्स। अब तक इस ऑर्गेनाइजेशन की ये 10 ही मेंबर स्टेट्स और इसके साथ ये भी याद रखिए कि 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है जिसमें चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया और जापान। अब इन 10 मेंबर्स के साथ ये पॉइंट भी जरूर याद रखें कि इन 10 मेंबर्स की जो पॉपुलेशन है आसियान में वो 670 मिलियन पीपल है। यानी इनकी टोटल पॉपुलेशन 670 मिलियन है, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडोनेशिया और फिलीपींस की है। और इसके साथ अगर हम आसियान की जीडीपी की बात करें यानी टोटल जीडीपी उसकी कितनी है तो अप्रोक्सीमेटली $3.6 ट्रिलियन है। और इसमें जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज है उनमें इंडोनेशिया और थाईलैंड है। और अगर हम टोटल लैंड एरिया की बात कर ले तो अप्रोक्सीमेटली 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल लैंड एरिया है, जिसमें ज्यादा जो लैंड एरिया कवर करता है वो इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड है। इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर कुछ और फैक्ट्स हम देख ले, देखिए इसकी जो करेंसी है हर स्टेट की अपनी ही नेशनल करेंसी, यानी कोई एक सिंगल करेंसी नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन, हर स्टेट की अपनी ही कोई करेंसी। मेजर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात कर ले इन मेंबर स्टेट्स में तो वो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट से आसियान के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपने जरूर याद रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स, उसके बाद फिर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अब जब हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो जैसे हमें बैकग्राउंड में डिस्कस कर चुके हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये आसियान बनाने का मकसद यही था कि पीस को प्रमोट किया जाए, रीजन में स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाए। अब पीस और स्टेबिलिटी को कैसे प्रमोट किया जाएगा, उसको यूं प्रमोट किया जाए कि अगर रीजन में कोई भी टेंशन हो तो उसे डायलॉग और निगोशिएशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा, ना कि कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू उसे सॉल्व किया जाए, बल्कि डायलॉग और निगोशिएशन को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो या वॉर क्रिएट ना हो। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए आसियान का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए, यहाँ पर डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। अब इसके लिए उसने 2 मेन इनिशिएटिव्स ली, जैसे आसियान फ्री ट्रेड एरिया और नेक्स्ट है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये 2 ऐसे इनिशिएटिव्स है जिसके थ्रू वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ाया जाए और मेंबर स्टेट्स में डेवलपमेंट को और प्रमोट किया जाए। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। देखिए आसियान के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो यही चाहते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट करे और प्रिजर्व करे और एक मेंबर स्टेट दूसरे मेंबर स्टेट की जो कल्चर है या जो सोशल वैल्यूज है उसकी रिस्पेक्ट करे। अब इसके अलावा 4th जो ऑब्जेक्टिव है आसियान का वो है पॉवर्टी। देखिए आसियान मेंबर्स का फोकस इसी चीज पर है कि जितना हो सके पॉवर्टी को इतना कम किया जाए,
यानी जितने मेंबर स्टेट्स है उनमें जितना हो सके पॉवर्टी को कम किया जाए। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है रीजनल इंटीग्रेशन। देखिए आसियान के मेंबर स्टेट्स चाहते हैं कि इन मेंबर स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो और हर स्टेट में और हर मेंबर स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जिससे इनकी रीजनल इंटीग्रेशन और स्ट्रेंथन होगी। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है आसियान ऑर्गेनाइजेशन का। अब प्रिंसिपल्स क्या है, यानी किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है आसियान। देखिए पहला प्रिंसिपल वो है इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स कि जितने भी मेंबर स्टेट है आसियान में वो सब इक्वल है और सबके पास ये राइट है कि वो आसियान की एक्टिविटीज में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा प्रिंसिपल जिस पे आसियान रन करता है वो है कि आसियान कभी भी अपने मेंबर स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करेगा, यानी कोई भी मेंबर स्टेट दूसरे मेंबर स्टेट की इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अब आसियान का थर्ड प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी। आसियान के जितने भी मेंबर्स हैं एक मेंबर दूसरे मेंबर स्टेट की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेगा। और फोर्थ जो प्रिंसिपल है वो है कंसेंसस बेस्ड डिसीजन, यानी आसियान में जो भी डिसीजन होगा ये जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो कंसेंसस बेस्ड होती है, यानी उस पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब मेंबर्स एग्री करते हैं तभी उस डिसीजन या उस पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। और फिफ्थ जो प्रिंसिपल है वो है रूल ऑफ लॉ। आसियान के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट करे और इंटरनेशनल नॉर्म्स की भी रिस्पेक्ट करे और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ये फिफ्थ प्रिंसिपल है जिसके ऊपर आसियान ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आसियान की ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल डिस्कस। अब आसियान का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर हम डीप में डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि एक सिंपल आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। आसियान के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है आसियान समिट। आसियान समिट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसमें जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स है आसियान के जो मेंबर स्टेट है उन सब के हेड ऑफ स्टेट से मिलकर आसियान समिट बनता है। सेकंड है आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, ये सेकंड हाईएस्ट बॉडी है और इसमें जितने भी मेंबर स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो मिलकर ये बनाते और ये हर साल 2 दफा मिलते हैं, यानी आसियान के फॉरेन मिनिस्टर हर साल 2 दफा मिलते हैं। और थर्ड है कि आसियान के 3 कम्युनिटी काउंसिल्स, उनमें सबसे पहला है आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, सेकंड है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल, थर्ड है आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल और फोर्थ है आसियान सेक्रेटेरिएट। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो कि जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है और इसमें ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल भी इंक्लूडेड है। अब लास्ट में हम आसियान का फ्लैग डिस्कस करते हैं। देखिए आसियान के फ्लैग को जब आप देखते हैं तो आपको 4 मेन कलर नजर आते हैं, ब्लू, रेड, व्हाइट एंड येलो। अब इसमें ब्लू रिप्रेजेंट करता है पीस एंड स्टेबिलिटी को, रेड रिप्रेजेंट करता है करेज को, व्हाइट रिप्रेजेंट करता है प्यूरिटी को और येलो रिप्रेजेंट करता है प्रोस्पेरिटी को। अब ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? देखिए ये रिप्रेजेंट करता है ड्रीम ऑफ आसियान। अब आसियान के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनकी ये एक ड्रीम थी कि साउथ ईस्ट एशिया में जो स्टेट्स है वो एक दूसरे के साथ पीसफुल एनवायरनमेंट में रहे, यानी उनमें एक फ्रेंडशिप का बाउंड हो। और उसके पास जो आपको सर्कल नजर आ रहा है ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है यूनिटी। तो होप सो कि आपको ये समझ आ चुका होगा।